हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के 2011 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 3 और 5y माइनस 3x बराबर 15 के लिए दिए गए आलेखन को देखिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, देखिए ग्राफ हमें दे रखा है ये वाला। इस ग्राफ को देख के हमें इस प्रश्नों के आंसर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि समीकरण युग्मों का हल क्या है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, समीकरण युग्म का हल निकालने के लिए ये देखते हैं कि इसमें x और y का मान क्या आ रहा है। ठीक है, इसी के आधार पर हम देखेंगे कि समीकरण युग्म का हल क्या है। ठीक, तो इस ग्राफ में हम देखेंगे कि x और y का मान हमें क्या मिल रहा है। तो देखिए इस ग्राफ में एक समीकरण का ग्राफ ये बना हुआ है और दूसरे समीकरण का ग्राफ ये वाला बना हुआ है। जब दोनों समीकरण एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ये हमें देखना है। तो देखिए ये और ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पे जो होगा हमारा y अक्ष पे है तो x अक्ष तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और y अक्ष 3 है, यानी इसका जो हल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा समीकरण युग्मों का हल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0,3 है। ठीक है, तो और देखिए ये अगर 0,3 है तो ये वाला x अक्ष नेगेटिव पे बना है तो इसलिए -5,0 हो जाएगा। ठीक है, निर्देशांक निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें समीकरण युग्मों और x अक्ष से निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी x अक्ष से जो क्षेत्रफल बन रहा है हमारा, ठीक है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसीलिए देखिए ये बिंदु चाहिए, ये वाला बिंदु चाहिए और ये वाला, 3 बिंदु होगा तभी तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफलों के फॉर्मूले से। ठीक है, तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा समीकरण युग्मों का हल। समीकरण युग्मों का हल कैसे निकालेंगे मैंने अभी बताया। दो समीकरण जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे जिस बिंदु पर, वही बिंदु हमारा हल हो जाएगा। यानी इन दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो x का मान 0 आ जाएगा और y का मान 3 आएगा, चाहे आप विलोपन विधि से कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, दोनों में आंसर यही आना है। अब हम दूसरा करेंगे इसमें कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हमें मैंने बताया कि ये वाला निर्देशांक 0,3 है और ये -5,0 है और ये वाला 3,0 होगा, क्योंकि x अक्ष पे है तो x अक्ष पे तो 3 है और y पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 निर्देशांक आ जाएंगे। पहला वाला जो निर्देशांक है मैं एक बना दूँ फिर से। यहाँ पे देखिए ये वाला a मान लेते हैं, यहाँ पे 0,3 आया था। ये वाला b है, यहाँ पे -5,0 और ये वाला c है, यहाँ पे 3,0। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो इसको ना x1 मान लेते हैं। x1 y1, ये x2 y2, x3 y3, यानी x1 बराबर 0 है, y1 बराबर 3 है। ठीक है, x2 बराबर -5 है और y2 बराबर 0 है, x3 बराबर 3 है और y3 बराबर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अब यहाँ पे मान रख देंगे इसमें। तो देखिए 1/2 x1 की जगह पे 0 आएगा इंटू y2 की जगह पे 0 माइनस y3 की जगह पे भी 0 आ जाएगा, प्लस x2 की जगह पे माइनस का 5 आ जाएगा और यहाँ पे y3 माइनस y1। ठीक है, देखिए वैल्यू यहाँ से देख देख के लिख रहे हैं, आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। x3 3 है, y1 3 और y2 0 है। ठीक, वैल्यू हमने रख दिया, इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से 0 घटाएंगे 0 और 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -5 है ये वाला, और 0 में से 3 अगर घटाएंगे तो -3 आएगा। ठीक है, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक, 1/2 इसको आगे सॉल्व करेंगे। 0 देखिए 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15 माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 15 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 0 में 15 जोड़ेंगे 15 आएगा, और 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। इसका जो आंसर होगा वो 12 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 12 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें दिखाइए कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इसमें सब लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, परिमेय संख्या है। देखिए अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इस लाइन को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए अगर P का गुणनखंड करेंगे तो P एकम P यानी P बराबर P गुणा 1 आएगा। अगर Q का गुणनखंड करेंगे तो Q गुणा 1 आएगा। देखिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है, तो वही चीज़ लिखा। और किसी भी संख्या का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है तो उस संख्या को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे कि P तथा Q एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा किसी किसी किताब में कि P तथा Q एक सहभाज्य संख्या है, और मैंने यहाँ पे लिखा P तथा Q एक का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ये भी ठीक है। ठीक है, बात एक ही है दोनों, बस थोड़ा लिखने का तरीका चेंज है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, रूट वाले को एक तरफ करना होता है, विदाउट रूट वाले को दूसरी तरफ ले जाना होता है। तो यहाँ पे √5 है तो यहीं पे रह जाएगा √5। ठीक है, और जो 2 है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब देखिए प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए पूरा सेपरेट हो गया है। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है। कैसे? P/Q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से 2 को घटाएंगे, 2 भी तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमारा परिमेय संख्या ही आंसर आता है। तो हम ये लिख सकते हैं P/Q - 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, अर्थात ठीक है अगर ये परिमेय संख्या है पूरा तो ये भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि √5 इसके बराबर है। तो लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से कि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसके बाद लिखेंगे परंतु, देखिए इसमें सिर्फ लिखना पड़ेगा। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है ना। ठीक, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में ही तो गलत मान लिया था ना, अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय माना था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अतः
हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दो प्लस रूट 5 एक, ठीक है, ये लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए जितना मैंने लिखा है पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये सब लिखना पड़ता है, ठीक। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए इसी का अथवा वाला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 75, 165 और 325 का मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसमें करना है, ये अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक। हम नंबर लिख लेते हैं, क्या क्या नंबर है। नंबर यहाँ पे पहला वाला दे रखा है 75 है, और इसके बाद 165, इसके बाद 325, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। देखिए 3 अंक वाला है, ठीक। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, अभी तक एनसीईआरटी में 2 अंक वाले का ही दे रखा था कि 2 अंक वाले संख्याओं को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, 3 अंक वाले हैं, तो 3 अंक वाले का भी इजी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे, 75 और 165 का। नॉर्मली जैसे करते स्टेप 1 2 3 करके ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। देखिए स्टेप 1 में ये है, तो यहाँ पे मैं रफ कार्य कर लेता हूँ। 75 से अगर 165 को भाग देंगे तो 75 दूनी 150 होता है ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 15। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 165 लाने के लिए 75 को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से, और 15 यहाँ पे शेष बचेगा, यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप सेकंड में देखेंगे कौन सा बड़ा है, जिससे भाग दिया था और जो शेषफल आया था। तो 75 बड़ा है और 15 छोटा है, ठीक है। तो 15 से भाग देंगे इस 75 को, ठीक है। तो 15 पंजे 75 हो जाएगा, 5 पंजे 15 पंजे 75, ठीक। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 75 लाने के लिए 15 को अगर 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 15 को 5 से गुणा करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 75 और 165, इसका एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। लास्ट में 15 से भाग दिया था। अब देखिए अब हम करेंगे इस 15 और 325 इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 325 बड़ा है और 15 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्टेप फर्स्ट है, ठीक, स्टेप फर्स्ट। 325 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 से इसको भाग करते हैं 325, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं ये वाला, देखिए 15 दूनी 30 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा शेषफल, और 15 एक कम 15, तो यहाँ से 0 और 1 10 आ जाएगा शेषफल। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 15 गुणा 21 प्लस 10, ठीक है, शेषफल 0 नहीं है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, स्टेप सेकंड। अब जिससे भाग दिया था और जो शेषफल आया था, तो 15 से भाग दिया था और शेषफल 10 आया था, इसमें 15 बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि 10 से 15 को भाग देंगे, 10 से कम 10, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 गुणा 1 प्लस 5, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अभी हमने 10 से भाग दिया था और 5 शेषफल आया था, इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि बड़ा कौन सा है, तो ये 10 बड़ा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा ना यहाँ पे।
तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा 2 प्लस शेषफल अब 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा जो HCF होगा इन तीनों संख्याओं का 75, 165 और 325, इसका जो HCF होगा वो होगा हमारा 5, क्योंकि लास्ट में हमने 5 से भाग दिया तभी 0 आया था ना। तो इसलिए इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वो होगा हमारा 5। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, और ये कंडीशन दे रखा है। देखिए ये बच्चे को ना समझ में नहीं आता है कि ऐसे लिखा था, इसका तो यूज़ है ही नहीं, यूज़ है एक्चुअल में। इसमें कह रहा है कि जो a प्लस बी का मान आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा आएगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो a का मान आएगा, यानी a जो कोण आएगा वो b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये शर्तें इसमें है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक, tan a प्लस बी बराबर √3 था यहाँ पे, ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट इसमें था tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये हमारा क्वेश्चन। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है कि a और b क्या होगा। तो देखिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी बराबर, ये √3 tan किस में होता है, tan 60 का मान, ठीक है, ये हो जाएगा। दोनों पक्षों की अगर तुलना करेंगे तो tan से tan आउट हो जाएगा और a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये समीकरण 1 होगा। इधर सॉल्व करते हैं। tan a माइनस बी, ये tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 30 आएगा। ये समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए या विलोपन से कीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, विलोपन से करते हैं, 1 में से 2 को घटा देंगे। तो देखिए a प्लस बी बराबर 60 है और यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 है, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक। तो यहाँ पे b और b मिलके 2b हो जाएगा। अब 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 आएगा। b बराबर आ जाएगा 30/2, यानी इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी b बराबर क्या होगा, 15 होगा। b का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। तो मैं समीकरण 2 में ही रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में b बराबर 15 रखने पर, ठीक है। तो a माइनस बी की जगह 15 रखिए बराबर 30। तो a बराबर 30 प्लस 15, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। तो a का मान 45 डिग्री है और b का मान 15 डिग्री है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसका अथवा वाला है sec a 1 माइनस साइन a ब्रैकेट में रहेगा और फिर इंटू sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये अथवा वाला क्वेश्चन है। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, sec a 1 माइनस साइन a, उसके बाद sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तभी 1 आएगा, ठीक है। अब 1 से तो हम ये नहीं ला सकते ना, तो हम इससे ये लाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को एक बार फिर से लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन a और यहाँ पे sec a प्लस tan a। अब इसको ना चेंज कर देंगे, किस में, कॉस में, साइन और कॉस के पदों में नॉर्मली। तो देखिए sec a को हम लिख सकते हैं 1 cos a और यहाँ पे यही लिखेंगे 1 माइनस साइन a। इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, इसको नो चेंज कर देंगे। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पे चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, बट ऐसे चेंज करेंगे ना टफ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने चेंज इसको नहीं किया है। इसको अंदर गुणा कर दीजिए। तो देखिए 1 cos a आ जाएगा माइनस साइन a cos a आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब इसको हम ऐसे लिखेंगे sec a प्लस tan a, ठीक है, इसमें नो चेंज। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 cos a,
को हम फिर से sec a में लिख देंगे, ठीक है, माइनस साइन ए अपन कॉस ए को हम tan a लिख सकते हैं ना, ठीक है, sec a प्लस tan a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जो चेंजेस होता है उसको ना हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चेंजेस हमने किया था, देखिए यहाँ पे sec a को 1 cos a में चेंज किया था, लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, 1 cos a को sec a में चेंज किया। एक्चुअल में ये फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो a माइनस बी ए प्लस बी में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगाया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है, ठीक। ये आपको पता ही होगा, फार्मूला ऐसा होता है ना, sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। अगर tan स्क्वायर को दूसरी तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की जगह पे हमने 1 लिख दिया। तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे 1 ही तो लाना था प्रूफ करके। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट रखना है क्लियर, तब जाके ये आसानी से हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अभी 18 किया था, उसके बाद 19। देखिए इसमें कह रहे हैं त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई याद करनी है। देखिए गोले को पिघला करके बेलन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं कि गोले को पिघला करके उसको एक बेलन में कन्वर्ट करना हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए जब पिघलाने की बात होती है तो उससे क्लियर ये होता है कि हम आयतन की बात करते हैं, ठीक है। आयतन, अगर गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर लेंगे और बेलन की त्रिज्या को स्मॉल आर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे गोले की त्रिज्या पहले लिख लेते हैं, जो दिया है ना, गोले की त्रिज्या, ठीक है, कैपिटल आर ले लेते हैं। ये हमारा गोले की त्रिज्या दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद पिघला करके बेलन की त्रिज्या, ठीक है, इसको R1 ले लीजिए, इसको R2 ले लीजिए, क्योंकि इसमें R छोटा बड़ा भी है, ठीक है। तो R1 R2 लेके सॉल्व करते हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या यानी R2 बराबर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा था कि हम एक गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पिघला रहे हैं यानी कि धातु है, पिघला रहे हैं, तो इसके आयतन से संबंधित है ये क्वेश्चन, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि गोले का आयतन यानी गोले जिस धातु से बना हुआ था उसी धातु से बेलन भी बनाना है, यानी दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए फिर। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। और हमने क्या माना था, बेलन की त्रिज्या को R2 माना था, और जो गोला है इसकी त्रिज्या को हमने R1 माना था, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है, यानी R1 का क्यूब हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर और H हो जाएगा, ठीक है। अब काटेंगे इसे, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक। बाकी जो है हमें लिखना है 4/3। देखिए जो गोले की त्रिज्या दे रखी थी क्वेश्चन में वो 4.2 था, 4.2 इसका क्यूब हो जाएगा, और बेलन की त्रिज्या 6 इसका स्क्वायर इंटू H हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। 4/3 गुणा 4.2 इंटू 4.2 तो 4.2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये H और 6 का स्क्वायर गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, यानी 6 गुणा 6 लिख देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, अब 3 एक कम 3, 3 चौको 12, ठीक। तो ये आ जाएगा 4 गुणा 0.7, वो 0.7 आ जाएगा, और यहाँ पे 1.4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 आ जाएगा, और ये 14 चौको 56 यानी 5.6 आ जाएगा यहाँ पे H। जब इसको हम सॉल्व करेंगे
ठीक है, गुणा करेंगे तो 2.74 ये आ जाएगा। यानी हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई बराबर 2.74 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे।